मैं भाग्यश्री शर्मा मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। जो प्रीवियस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो बिल्कुल हम एंड कर चुके हैं और हमने एक क्विक रिवीजन भी देखा था कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक और कहाँ तक हम गए थे, हमने क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़े थे, उन ऑर्गन्स के क्या क्या काम थे और कैसे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका काम था हमारे ऑक्सीजन को ले जाना, कैसे गैसेस का एक्सचेंज हुआ था, कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ था और फिर उसके बाद में वो ऑक्सीजन काम में आ रही थी हमारे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। तो ये पूरा चैप्टर हमने बहुत डिटेल में देखा है, बहुत ही अच्छे से देखा है। उसके बाद में जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं या हमारे कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम से रिलेटेड कोई ना कोई क्या होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई ना कोई बीमारी होती है जो कि उनमें किसी चीज़ के खराबी होने से हो जाती है। तो वो उस डिसऑर्डर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे तो हम एयर की बात कर रहे हैं, एयर या ऑक्सीजन गैसेस की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई भी डिसऑर्डर होगा तो उस एयर में होने वाले पॉल्यूटेंट, ठीक है, क्योंकि फ्रेश एयर वो हमारे लिए हेल्दी है, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है, तो फ्रेश एयर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम अगर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ एयर या गैसेस ही नहीं है, कुछ ऐसे गैसेस भी हैं जिसे हम स्कूटर्स या हमारी जो गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं वो भी उन्हें पॉल्यूटेंट कर रही हैं, तो वो भी हमें इनडायरेक्टली क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे कुछ ऐसे क्या केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि उनको इनहेल ही करना पड़ता है, क्योंकि वो वहीं पर जॉब कर रहे हैं, वो उनको ऑक्यूपेशन है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर वो केमिकल रिलीज हो रहे हैं तो वो उनको इनहेल करना ही पड़ेगा, उस वजह से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि हमारे एयर से रिलेटेड है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो हम किसके बीच का रिलेशन पढ़ रहे हैं, हम एयर और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो या तो एयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी या फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से कोई ना कोई ऐसा कुछ डिसऑर्डर होगा जो कि हमारे को नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है, जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो ब्रीदिंग की ही प्रोसेस है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं लेकिन ऑक्सीजन की हेल्प से कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन आएगी वो ब्रीदिंग की प्रोसेस में आ रही है। तो कोई ना कोई ऐसा डिसऑर्डर जिस वजह से हमें ऑक्सीजन हम कंप्लीट ना ले पा रहे हैं या ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और केमिकल हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहे हैं, तो ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम इन डिसऑर्डर्स में डिस्कस करेंगे। तो हम रेस्पिरेशन के में देखें तो रेस्पिरेशन में डिसऑर्डर है वो किस किस से रिलेट हो सकते हैं। तो फर्स्ट हो सकता है कोई ना कोई इन्फेक्शन, कि कोई ना कोई क्या हो जाए, किसी ना किसी चीज से इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। इन्फेक्शन का कारण कुछ भी हो सकता है, एयर में आने वाली डस्ट हो सकती है, कोई भी केमिकल हो सकता है, कुछ भी जिस वजह से क्या हो गया उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको हम देखेंगे हम इन्फेक्शियस डिजीज में। फिर दूसरी है हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव, ठीक है। इन्फेक्शन में तो क्या होगा कि हमारा जो लेयर है वो खराब हो गई या फिर म्यूकस सिक्रीट, ठीक है। अगर आप देखिए फ्लू होता है, हमें कोल्ड होता है तो हमारे क्या होता है, रनिंग नोज हो जाती है, तो उसमें म्यूकस ज्यादा सिक्रीट होता है, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर हम सेकंड जो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव है या उसको हम कह रहे हैं प्रतिरोधी है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें हाँ एयर आ रही है या जा रही है, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, ठीक है। या हम ट्रैकिया की बात करें तो ट्रैकिया में कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी जिस वजह से हम कंप्लीट एयर नहीं ले पाएंगे। तो वो डिजीजेस जो कि हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करेंगी, रुकावट डालेंगी, वो हम किस में पढ़ेंगे, हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव में। इन्फेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया, ठीक है। इन्फेक्शन हमें किससे होता है, कोई बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, उस बैक्टीरिया ने वहाँ के जो वहाँ का ऑर्गन है उसको इन्फेक्टेड कर दिया, तो इस वाली डिजीज को हम पढ़ते हैं इन्फेक्शियस में। फिर तीसरा है ऑक्यूपेशनल, जैसे मैं आपको बता रही थी कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो ऐसी जगह का हम काम करते हैं जहाँ पे बहुत ही हार्मफुल केमिकल निकलते हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके हमें क्या डिपॉजिट हो जाते हैं या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, कभी कभी उनसे डेथ भी हो जाती है। तो वो डिजीजेस हमने किस में डाले हैं, ऑक्यूपेशनल में डालने का रीजन क्या रहा होगा, तो ऑक्यूपेशनल में डालने का रीजन ये रहा है कि वो हर किसी को नहीं होती, ठीक है। हम अगर नॉर्मल है, जैसे हम है, हमारा जॉब क्या है, हमारा टीचिंग का, तो हम नॉर्मल अपने इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में आ रहे हैं, हम आराम से O2 ले रहे हैं या CO2 ले रहे हैं। लेकिन जिनका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जिनका व्यवसाय और जिनकी नौकरी ही वहीं पर है जहाँ पे ये केमिकल रिलीज होंगे, इस वजह से उन डिजीजेस को हमने किस में डाला है, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस में डाला है। अब देखते हैं कि इन्फेक्शन में कौन सी आती है और ऑब्स्ट्रक्टिव में कौन सी आएगी और ऑक्यूपेशनल में कौन सी आएगी। तो फर्स्ट हम किसकी बात करेंगे, फर्स्ट हम बात करेंगे
इन्फेक्शियस डिजीजेस की। तो हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है उसमें फर्स्ट हमारा क्या होगा, हमारा फर्स्ट है टीबी। ठीक है, टीबी बहुत ही नॉर्मल कॉमन बीमारी जो सुनाई देती है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, इस टीबी को हम और क्या कहते हैं, इस टीबी को हम कहते हैं क्षय रोग। ठीक है, और उसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। इसको करने का जो बैक्टीरिया है जो इस टीबी को इन्फेक्शियस, मैं कह रही हूँ अगर इन्फेक्शियस डिजीज में कह रही हूँ तो इन्फेक्शियस कहने का मतलब क्या था कि इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन हमें कौन करते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी। तो इस डिजीज को जो क्या करते हैं, कॉज करते हैं। ठीक है, या करते हैं वो बैक्टीरिया क्या है, तो वो जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन से हैं, हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। कौन से बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कि टीबी कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और इनको किन साइंटिस्ट ने देखा था, तो इनको रॉबर्ट कुक द्वारा खोजा गया था। कौन से साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट कुक द्वारा देखा गया था। तो क्या है इसका, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, और इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, या फिर जो बैक्टीरिया ये इन्फेक्शन करता है वो है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब इसका जो इन्फेक्शन है वो होता कहाँ पर है, तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत बड़ा है। हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर आपको याद है तो कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक या हमारा जो श्वसन पथ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो हमारी नोज से, हमारी नाक से शुरू होता है, और फिर जाता है हमारे कौन सा बड़ा पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स। ठीक है, तो ये इनमें से कौन से पार्ट में जो टीबी हम बोलते हैं बीमारी, वो कौन से वाले पार्ट में होती है, तो वो हमारे होती है फेफड़ों में। ठीक है, लंग्स में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, इनका जो इन्फेक्शन है, ये टीबी का ये जो माइकोबैक्टीरियम है वो इन्फेक्शन क्या कर रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक, वो भी क्या है, हमारा लंग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी कौन, हमारा लंग्स वाला पार्ट। तो ये याद रखना है जो टीबी है वो कहाँ होती है, जो टीबी है वो कहाँ हो रही है, हमारे लंग्स में। क्योंकि अगर स्पेसिफिकली भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो टीबी है या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो कहाँ इन्फेक्ट करते हैं, हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं टीबी के, मतलब जिस भी पेशेंट को टीबी है या कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसे टीबी है उसे क्या सिम्टम्स आएंगे। तो टीबी के क्या सिम्टम्स है, लगातार खांसी आना। ठीक है, और जब हम लगातार खांसते हैं, ठीक है, लगातार खांसी आने से कभी कभी क्या होता है, हमारे जो बलगम है उसमें खून भी आने लगता है। तो एक तो है लगातार खांसी होना, और जब हम लगातार खांसेंगे तो हमारे क्या होगा, चेस्ट में पेन भी होता है। क्योंकि अगर आपको पता है, अगर आपको नॉर्मल भी खांसी होती है 1-2-3 दिन के लिए भी होती है, तो खांसते खांसते यहाँ जो हमारे गला है आपको जैसे छिल भी जाता है, उस वजह से भी खून आ जाता है। और जब हम इतना खांसते हैं तो हमारे चेस्ट में क्या आने लग जाता है, पेन आने लग जाता है। तो क्या क्या है इसके सिम्टम्स, लगातार खांसी, ठीक है, बलगम में खून आना, सीने में दर्द, और हल्का हल्का, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन बहुत थक जाता है, थकान सी हो जाती है, क्योंकि हम ऑल टाइम टीबी वाला जो मरीज होता है वो ऑल टाइम खांसता ही रहता है, तो उस थकान से हल्का हल्का फीवर भी आता है। और जो आंखें हैं, ठीक है, अगर हम कुछ भी खांस रहे हैं, आगे आपको कभी भी देखते हैं कि लगातार खांसी या लगातार अगर कफ बनता रहता है तो हम नॉर्मल हमें कोल्ड भी हो जाता है, तो हम उस कोल्ड में भी कुछ नहीं खा पाते हैं। तो नहीं खाने से क्या आता है, कमजोरी आती है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप देखेंगे तो जो टीबी का मरीज है तो उसके आंखों की चारों तरफ आपको क्या दिखेंगे, काले घेरे भी दिखेंगे। तो इस वजह से क्या है, कमजोरी आने की वजह से उसकी आंखें कैसी हो जाती है, धसी हुई, मतलब क्या कहेंगे उसको, आंखें कैसे हो जाएंगी, श्रंक हो जाएंगी। ठीक है, एक अंदर की तरफ गई हुई, जिनकी चारों तरफ क्या है, काले घेरे आ गए। तो सिम्टम्स क्या है टीबी के, परसिस्टेंट कफिंग, मतलब लगातार कफ बनता रहना। नॉर्मल अगर कफ बनता है, अगर हमें कहते हैं कि हमें नॉर्मल कोल्ड होता है तो जो कफ होता है वो 2-3 दिन के बाद बनता है, 2-3 दिन के बाद ठीक है नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो टीबी है उसके अंदर क्या होता है, जो कफिंग होती है 2-3 दिन नहीं 3-4 हफ्तों तक कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 दिन कफ बने वो नॉर्मल कोल्ड में आता है, लेकिन अगर कंटिन्यू 3-4 हफ्तों तक कफिंग हो रही है तो वो किसका सिम्टम्स आता है, हमारे टीबी का सिम्टम्स आता है। अब सिम्टम्स हमें पता चल गए, कॉजेटिव एजेंट हमें पता चल गया।
अब देखते हैं कि इसके टेस्ट, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको नॉर्मल 2-3 दिन के लिए कफ है तो आप कोल्ड है तो आप नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं, उन दवाइयों से आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यू है और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को अगर आप अपनी कंडीशन बताते हैं कि मुझे कंटिन्यू 3-4 हफ्ते हो गए खांसते हुए या फिर कफ बनते हुए, या मेरे कफ के अंदर ब्लड भी आता है, मुझे सीने में भी दर्द होता है, फीवर आता है, तो डॉक्टर आपको कौन से टेस्ट के लिए बोलता है? तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट बोलता है, वो है आपका मेंटॉक्स टेस्ट, ठीक है। तो टीबी के लिए अगर आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए कि टीबी के लिए कौन सा टेस्ट है, तो आपको याद पता होना चाहिए मेंटॉक्स टेस्ट होता है, ठीक है। जैसे डिफरेंट टेस्ट होते हैं, आप जाते हैं तो ब्लड, ठीक है, अगर आपको नॉर्मल कोई एलर्जी तो आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, तो इसमें इसका जो टेस्ट है वो कौन सा है? मेंटॉक्स टेस्ट। अब इस टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं? तो इस टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं जो बैक्टीरिया है, कर कौन रहा है? पॉजिटिव एजेंट कौन सा था? पॉजिटिव एजेंट था हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये इन्फेक्शन कैसे करेगा? कुछ ना कुछ क्या करेगा, अपने टॉक्सिक पदार्थ छोड़ेगा, ठीक है। तो वो जो टॉक्सिक पदार्थ छोड़ता है वो क्या है? ट्यूबरक्युलिन। ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया निकालता है वो कौन सा है? ट्यूबरक्युलिन है। तो डिटेक्ट क्या करते हैं कि अगर लंग्स के अंदर ये टॉक्सिक मिल रहा है हमें, ठीक है, इस टेस्ट में क्या करते हैं कि अगर लंग्स के अंदर ये टॉक्सिक हमें मिल रहा है, कौन सा? ट्यूबरक्युलिन, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि क्या है, इस पर्टिकुलर पर्सन को टीबी है, ठीक है। क्योंकि ये जो लगातार खांसी आना, ये क्या है, एक कोई पर्टिकुलर पर्सन को कोई एलर्जिक है, किसी को अस्थमा है, उसमें भी रहता है। लेकिन अगर डिटेक्ट करना है कि ये नॉर्मल कोल्ड या कफ या कोई दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं है, टीबी है, तो कौन सा टेस्ट है? मेंटॉक्स टेस्ट। और इसके हेल्प से क्या देखा जाता है? इस टेस्ट के हेल्प से देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लंग्स में कौन सा सब्सटेंस नहीं, कौन सा टॉक्सिक नहीं है, ट्यूबरक्युलिन नहीं है। अगर ट्यूबरक्युलिन डिटेक्ट हो जाता है तो क्या डॉक्टर क्या कंफर्म करता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या है? टीबी है, ठीक है। तो ये थी हमारे किसकी बात? टीबी की बात। अब एक और आता है MDR टीबी। अब ये क्या होता है? ठीक है, क्या है? MDR टीबी। अब ये टीबी तो हमें पता चल गया क्षय रोग है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे लंग्स में होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो टीबी है, ठीक है, ये जो टीबी है कैसा है? क्योरेबल है, एकदम 100% क्योरेबल है। अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, बैक्टीरिया है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को अपना कंडीशन बताएंगे तो डॉक्टर आपको दवाई देगा और आप उससे क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। 100% क्योर है, थोड़ा टाइम लगता है, बट जो टीबी की बीमारी है वो क्योरेबल है। बट क्या होता है ना, कभी कभी जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, ये जो मैंने आपको एक टर्म बोला है MDR टीबी, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं जिनको टीबी है, ठीक है, जिनको टीबी है वो पर्टिकुलर कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए, ठीक है। सब जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को उन्होंने क्या बताई? अपनी कंडीशन बता दी कि मुझे ऐसा सा, अपने सिम्टम, जो कि हमने टीबी के सिम्टम्स क्या बताया आपको कि मुझे लगातार कफ बन रहा है, ठीक है, उस कफ में बलगम के साथ जो हमारी सलाइवा, उसका खून भी आ रहा है, चेस्ट पेन है, फीवर भी कंडीशन बताई, ठीक है। डॉक्टर ने उसके अकॉर्डिंग क्या दे दिया आपको? मेडिसिन दे दी। और मेडिसिन क्या है इसकी? तो मेडिसिन क्या है इसकी है एंटीबैक्टीरिया, क्योंकि क्या है, बैक्टीरिया से हो रहा है, कौन से? माइकोबैक्टीरिया से। तो इसके अगेंस्ट हम क्या देते हैं? एंटीबैक्टीरिया या फिर एंटीबायोटिक, ठीक है, क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। अगर आप आज का पेपर देखेंगे तो आज का पेपर जो आज 22/2 है, ठीक है, तो आप देखेंगे तो उसमें एक नई दवाई भी आई है टीबी की, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि क्या है, आपके करंट से रिलेटेड है कि जो अभी नई टीबी की ऐसी दवाई है जिससे डायरेक्ट क्या है, परमानेंट टीबी क्योर है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि पेशेंट चले तो जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कंडीशन के अकॉर्डिंग दवाई भी दे देता है, फिर क्या होता है, और दवाई क्या दी है उन्होंने? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, जो कि लाइफ के अगेंस्ट है। किसके? अगर हम यहाँ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की। एंटीबायोटिक समझ में आ गया? एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लाइफ, और लाइफ किसकी? बैक्टीरिया की। वो दवाई जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी वो होती है एंटीबायोटिक, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर पर्सन ने एंटीबायोटिक ले ली,
ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हम दवाई लेते हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन ही नहीं, अगर हम अपने बारे में भी सोचें तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाई देता है, वो हम लेते हैं और उसके बाद हम 3-4 दिन दवाई लेते हैं और डॉक्टर कहता है, क्या कहता है इन एंटीबायोटिक के लिए, अगर आप है ना, अगर आपको याद है तो आप ध्यान रखिए कि डॉक्टर जब भी एंटीबायोटिक देता है तो कहता है 7 डेज का कोर्स है, ठीक है, 5 डेज का कोर्स है, कोर्स बताता है कि 7 दिन का कोर्स है, आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको वो एंटीबायोटिक दे रहा है, अगर आपको वो 7 दिन की दवाई लिख के या 7 डेज का कोर्स बता रहा है या वो 5 डेज का कोर्स बता रहा है, तो आपको वो कोर्स पूरा करना चाहिए। इसलिए नहीं कि डॉक्टर का फायदा होगा कि वो किसी मेडिकल शॉप का नाम या उसके बगल में कोई मेडिकल शॉप होगी, उस पर वो दवाई मिलेगी और उसका कमीशन डॉक्टर को मिल जाएगा। नहीं, अगर एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लिखी है और डॉक्टर ने आपको लिख दिया है कि आपको 7 दिन का कोर्स पूरा करना है, तो वो करना ही चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस 7 दिन के कोर्स को पूरा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हमें 3-4 दिन हम उस दवाई को लेते हैं और हमें आराम मिल जाता है और हम वो दवाई वहीं की वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं ये आपको स्पेशल, नॉर्मल कोई बात नहीं, नॉर्मल दवाई में आप छोड़ते हैं, ठीक है, वो भी, लेकिन वो भी आपको पूरी करनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको एंटीबायोटिक के केस में बता रही हूँ कि एंटीबायोटिक के केस में क्या होता है। आपने ली, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दिया और डॉक्टर ने कहा 7 डेज का कोर्स है। इस टीबी के, अगर इस टीबी को हम एग्जांपल लेके चलें, 7 डेज के बाद 3 to 4 डेज में उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या आ जाता है, आराम आ जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उसको खांसी में भी क्या मिलता है, आराम मिलता है, ठीक है। उसको फीवर भी आना बंद हो जाता है, जो बलगम में से खून आ रहा था वो भी बंद हो जाता है और वो सोचता है ओके ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारा फिनोमिना है कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कंडीशन दी, कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन लिखी, और अगर बैक्टीरियल बीमारी, क्योंकि टीबी एक बैक्टीरियल बीमारी है, तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक लिखी, एंटीबायोटिक हमने ली और डॉक्टर ने बोला 7 दिन का कोर्स है, हम 3-4 दिन में हमें आराम आया और हमने वहां पे क्या कर दी, इस दवाई को स्टॉप कर दिया। लेकिन अब स्टॉप करने से, अब ठीक है मैम आप ये इतना बोल रहे हो, हुआ क्या, मतलब क्या फर्क पड़ा, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा हमारे अंदर। तो देखो क्या होगा ना, अगर हमारे अंदर कि हमने 3-4 दिन दवाई ली, वो क्या थी, हमारी एंटीबायोटिक थी, ठीक है। हमारे अंदर बैक्टीरिया थे बहुत सारे क्योंकि ऑब्वियसली जब इतनी कंडीशन बढ़ चुकी है कि हमें खांसी भी 3-4 हफ्ते हो गए, 3-4 हफ्ते मतलब 1 महीने की बात हो जाती है कि हम कंटिन्यू 1 महीने से खांस रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है टीबी में, उसमें बैक्टीरिया ने अपना नंबर बहुत बढ़ा लिया है, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। मतलब बैक्टीरिया जो दिखा रही हूँ मैं आपको, उन्होंने नंबर बढ़ा लिया है। ये क्या है, हमारे टीबी के बैक्टीरिया, क्या है ये, टीबी बैक्टीरिया। अब हमने इनको एंटीबायोटिक दी, क्या आई, हमारी एंटीबायोटिक आई, ठीक है, हमने एक ले ली, ठीक है, उसने कुछ को जाके किल कर दिया, ठीक है। फिर हमने एक ले ली, फिर उन्होंने कुछ को जाके कर दिया, फिर हमने एक ले ली, ठीक है, 3 दिन ले रहे हैं, ठीक है, 3 दिन हमने ली, उसके बाद हमने एक फर्स्ट डे ली, हमने सेकंड डे ली, हमने थर्ड डे ली, तो वो एंटीबायोटिक है, वो कुछ को जाके मारती जा रही है। लेकिन अब जब हमने तीसरे दिन पे, जो थर्ड डे था हमारा, वहां पे हमने क्या कर दी, स्टॉप कर दी, तो क्या होगा, ये जो कुछ बैक्टीरिया बच गए, ठीक है, ये जो कुछ बैक्टीरिया बच गए, अब वो क्या करेंगे, जो वो दवाई है, ठीक है, बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन क्या होता है, अगर हम कोर्स पूरा करते दवाई का, तब तो वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। देखो अगर हम 3 दिन लिया तो इतने मर गए, अगर हम 4 दिन लेते तो ये भी खत्म हो जाते, अगर हम 5 दिन लेते तो ये भी खत्म हो जाते, और अगर हम 6 दिन लेते तो ये भी खत्म हो जाते, और 7वें दिन कंप्लीट बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने 3 दिन लेकर, अगर हमें लगा कि ठीक है बैक्टीरिया अब हमें आराम मिल गया है, हमें अंदर का तो नहीं पता ना, क्योंकि अगर एक भी बैक्टीरिया अंदर रह गया, ठीक है, अगर एक भी बैक्टीरिया अंदर रह गया तो वो क्या करता है, फर्दर अपनी साइकिल करके, फर्दर रिप्रोडक्शन करके, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, एक सिंगल सेल ही तो है, उसको रिप्रोडक्शन में या अपने नंबर को इंक्रीज करने में, अगर रिप्रोडक्शन का मतलब बोले तो हम क्या कहेंगे कि वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो उसको अपने नंबर इंक्रीज करने में कितना सा टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल सेल है, डिवाइड हुआ, 1 से 2 बना, 2 से 4, तो फर्दर वो वापस से अपनी नंबर इंक्रीज कर लेगा। और दूसरी बात, जब वो ये देखेगा कि अच्छा ये वाली ड्रग है, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो बहुत स्मार्ट है। वायरसेस तो आप खुद जानते हैं कि वायरस
जो इतना सा है, जो हमें दिखता भी नहीं, वो इतना स्मार्ट है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, और आप उस दवाई के देखेगा कि इसका कंपोनेंट क्या है, तो उसके अगेंस्ट वो अपने आप को रजिस्ट बना लेगा, मतलब उसके अगेंस्ट वो प्रतिरोधी बना लेगा कि आपको अब उस दवाई का उस वायरस पे असर ही नहीं पड़ेगा। अगर आप खुद देखें कि अगर आपको कोल्ड होता है तो कोल्ड की कितनी सारी दवाइयां हैं, कोई एक पर्टिकुलर, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर दवाई मिलती है, नहीं मिलती, हजारों दवाइयां हैं कोल्ड की, ठीक है। आप जुकाम की कितनी दवाई ले लो, कोई सिट्राजिन ले लेता है, कोई एविल ले लेता है, ठीक है, कोई मॉन्टेर एलसी की भी मॉन्टेर एफसी बना दी। क्यों बना दी? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया या वायरस है जो ये कॉज करते हैं वो इतने स्मार्ट होते हैं कि एक दवाई आपने ली, अगर आपने उसको कंप्लीट लिया, अगर आपने उस दवाई का कोर्स जो कि डॉक्टर ने बोला है वो आपने कंप्लीट किया है, तब तो उनकी कॉलोनी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है अंदर, ठीक है। अगर आपने वो कोर्स नहीं खत्म किया है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, अगर आपने 3-4 दिन लिया और 3-4 दिन बाद आपको लगा कि आराम आ गया, तो ये जो कुछ बच्चे कुछ बैक्टीरिया है ना, ये क्या करेंगे, इनके जो ड्रग है, ये जो आपने एंटीबायोटिक ली है, ठीक है, इनके कंपोनेंट को देख लेते हैं और अपने चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना लेते हैं कि अब आप फर्दर वो दवाई लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये केस होता है टीबी के अंदर कि अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो उन्होंने एंटीबायोटिक लिखी है कि ये बैक्टीरिया को मारने की दवाई है, अगर उनके अकॉर्डिंग आपने 7 दिन का कोर्स पूरा किया है तो वो जो बैक्टीरिया थे सारे के सारे वो एक बार में खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो कोर्स 3-4 दिन में लेकर उस दवाई का कोर्स लिया, 3-4 दिन लेकर अगर आपको आराम मिल गया, उसके बाद छोड़ दिया और ये कुछ बैक्टीरिया बच गए, तो ये बचे हुए जो बैक्टीरिया है क्या है, फर्दर अपना नंबर बढ़ा लेंगे, ठीक है, और प्लस बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, प्लस ये जो ड्रग थी है ना, उसके अगेंस्ट अपने चारों तरफ क्या बना लेंगे, एक आवरण बना लेंगे। तो अगर 3-4 दिन बाद आपने आराम मिल गया, फिर आपको 5वें-6ठे दिन वापस से खांसी होगी, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो डॉक्टर ने दवाई ली है वो वापस से शुरू करेंगे, ठीक है, फिर उस दवाई का असर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन बचे हुए बैक्टीरिया ने एक तो क्या किया, अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, ठीक है, अपना नंबर बढ़ा लिया, ठीक है, और दूसरा उन्होंने वो जो ड्रग आपको डॉक्टर ने लिखी थी उसके अगेंस्ट अपनी चारों तरफ एक आवरण बना लिया है। उनको पता चल गया कि इस ड्रग में ऐसी चीज है जो हमें मारेगी, तो हम उसके चारों तरफ क्या करा ले, एक आवरण बना ले। अगर आपको ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप खुद भी फील करेंगे कि अगर कोई चीज आप लगातार ले रहे हैं तो उसका असर आपको खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या बोले, हाँ, हिट की बात करते हैं, ठीक है, हिट जो काला वाला आता है, ठीक है, अगर आप उसको लगातार यूज करें तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उससे मच्छर मरना ही बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये जो कछुआ छाप पहले आती थी, अब क्यों उसके अलग अलग वेरिएंट आ गए, क्यों अब अलग अलग फॉर्म में आ गई है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो ये मच्छर है हमारे, उनको पता चल गया कि इसका कंपोनेंट ये है, तो वो उससे मरते ही नहीं। अब आप देखेंगे तो उस कछुआ छाप के चारों तरफ ही आपको उड़ते हुए मच्छर दिखाई देंगे, ठीक है। मेन जो मच्छर है वो ऑल आउट के आगे पीछे घूमते हुए दिखाई देंगे, तो उनसे नहीं मरते, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी में उनके प्रति, उनको पता चल जाता है कि हम ये मच्छर इनसे मरे हैं, तो जो बच्चे कुछ मच्छर है वो उनके प्रति एक रेजिस्टेंट ले आते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या लगेगा कि नहीं भाई, हमने दवाई ली थी, हमें तो सिर्फ 3-4 दिन आराम आया, अब वापस से हमें तो सिम्टम्स आ गए, तो वो डॉक्टर बेकार है, उस डॉक्टर की दवाई बेकार है। फिर क्या करेंगे, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर अब देखेगा, वो वापस से आपका टेस्ट कराएगा, फिर आपकी टीबी डिटेक्ट होगी, फिर आपको वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जब भी खुद आप रिलेट कर पा रहे होंगे शायद अपने आप को, ठीक है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये कंडीशन नहीं बताते हैं कि मैंने सिर्फ 3-4 दिन दवाई ली थी, ठीक है, आप ये बताते हैं कि भाई फला डॉक्टर था, मैंने दिखाया था, मुझे नहीं असर हुआ। फिर आप वापस से दूसरे डॉक्टर के पास गए, आपने उसको अपनी कंडीशन बताई, वापस से टेस्ट होगा आपका, फिर वो वापस से उसके अकॉर्डिंग एक अलग एंटीबायोटिक दे देगा, ठीक है, चलो दे दिया। फिर से आप गए, फिर आपने क्या किया, उस एंटीबायोटिक को 3-4 दिन लिया, ठीक है, फिर 3-4 दिन के बाद क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। पहले तो जो बैक्टीरिया थे, अब इन्होंने इस जो पहली वाली एंटीबायोटिक है उसके लिए तो रेजिस्टेंट ले लिया, अब जो दूसरी वाली एंटीबायोटिक आई, सेकंड एंटीबायोटिक, जब आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, अब वो इनको किल करेगी। अगर आप कंप्लीट, अगर उस डॉक्टर ने आपको बोला है कि 5 दिन का कोर्स है या 6 दिन का कोर्स है, अगर आपने कंप्लीट कोर्स किया, क्योंकि उनको पता है कि ये बैक्टीरिया, ये जो एंटीबैक्टीरिया जो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो किस स्पीड से मारती है। डॉक्टर है,
लेकिन आपने वापस से क्या किया, अगर आपने पूरा कोर्स किया तब तो ठीक है, ये पूरे के पूरे बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। लेकिन फिर से आपने उस डॉक्टर की दवाई ली, सेकंड वाले डॉक्टर की दवाई ली, और उसके बाद आपने क्या किया, उसको वहीं छोड़ दिया। ठीक है, उस वाला जो कोर्स, सेकंड वाला जो कोर्स था, उसको भी आपने 4 दिन में स्टॉप कर दिया, ये सोच के कि नहीं ये डॉक्टर बहुत अच्छा था, मुझे तो 4 दिन में ही आराम आ गया। फिर से आपने उस एंटीबायोटिक को वहीं छोड़ दिया। तो इनमें से जो बचे कुचे हैं, ठीक है, जो कुछ तो मर जाएंगे 3-4 दिन में जो जाएगी, लेकिन जो कोर्स पूरा नहीं किया उस वजह से कुछ बच जाएंगे। वो तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो तो क्या करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, अपना नंबर क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। ये मैं क्या बना रही हूँ, मैं बैक्टीरिया बना रही हूँ। ठीक है, अगर सेकंड एंटीबायोटिक अगर आप कंप्लीट लेते हैं, दूसरे डॉक्टर की दवाई अगर आपने, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक लिखी, अगर आपने वो भी कंप्लीट ले ली तो ये क्या होंगे, पूरे किल हो जाएंगे। लेकिन आपने उसको फिर से तीसरे या चौथे दिन पे स्टॉप कर दिया तो क्या होगा, कुछ तो मर गए। ठीक है, डॉक्टर ने दवाई दी उसके अकॉर्डिंग कुछ तो मर गए, लेकिन आपने कोर्स पूरा नहीं किया, 3 से 4 दिन फिर छोड़ा, तो जो बच गए हैं वो वापस से फर्दर क्या करेंगे, अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे। दूसरा, अब वो जो आपने दूसरी एंटीबायोटिक ली है, सेकंड वाली जो एंटीबायोटिक ली है, उसके कंपोनेंट को पहचान लेंगे और उसके अगेंस्ट भी क्या कर लेंगे, अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेंगे, एक रेजिस्टेंट ले आएंगे कि अब इस एंटीबायोटिक का फर्दर फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई ये बात? मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि टीबी जो है, मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो टीबी है वो 100% क्योरेबल है। कब? जब आप डॉक्टर की बात मानते हैं। अगर जब आप डॉक्टर आपको कहता है कि जो वो एंटीबायोटिक दे रहा है, क्योंकि टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, अगर वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई भी मेडिसिन दे रहा है, कोई भी एंटीबायोटिक दे रहा है, अगर वो आप उसका उनके अकॉर्डिंग, उनका जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं तब, ठीक है। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आपको 7 डेज लेनी है तो यस आपको 7 डेज लेनी है। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको 1 मंथ लेनी है तो यस आपको 1 मंथ लेनी है। तो ये टीबी कैसी है, क्योरेबल है। लेकिन अगर आपने उस डॉक्टर के कहने पर दवाई ली, 3 से 4 दिन में आपको आराम मिला और आपने स्टॉप कर दी उस एंटीबायोटिक को, तो कंडीशन क्या होगी, कुछ तो मर जाएंगे, कुछ बच जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने कोर्स पूरा नहीं किया है, कंप्लीट बैक्टीरिया जो है वो खत्म नहीं हुए हैं। तो जो बच गए हैं, एक तो वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा वो अपने चारों तरफ वो पर्टिकुलर जो एंटीबायोटिक हमने फर्स्ट में दी थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या ला रहे हैं, रेजिस्टेंट। उनको पता चल गया कि ये इस पे कंपोनेंट है, ये हमारे दोस्तों को, इन्होंने हमारे दोस्तों को मारा है, अब हम इससे कैसे बचे, तो उसके चारों तरफ एक रेजिस्टेंट ले आएंगे। फिर हमें क्या लगेगा, 3 से 4 दिन हम ठीक रहे, हम तो वापस से बीमार पड़ गए, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर को तो पता है कि कैसे बैक्टीरिया खत्म होना है, लेकिन हमें नहीं पता था, इसलिए हमने दवाई स्टॉप कर दी। फिर हमें लगेगा कि नहीं, वो डॉक्टर, फला डॉक्टर क्या था, बेकार था। फिर हम सेकंड डॉक्टर के पास गए, हमने उसको ये नहीं बताया, हम सिर्फ ये बताएंगे कि मैंने उस डॉक्टर को दिखाया था बट मुझे असर नहीं हुआ इस दवाई का। हम ये नहीं बताएंगे कि मैंने वो कोर्स पूरा नहीं किया, मैंने वो दवाई कंप्लीट नहीं ली। फिर वो डॉक्टर वापस से डिटेक्ट कराएगा, वही मॉन्टेक्स जो हमारा टेस्ट है वो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद वो भी एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देगा, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी दवाई है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया को अच्छे से किल कर देती है। फिर हमने वो दवाई ली, फिर हमने उस कोर्स को, जो अगर 1 महीने का कोर्स बोला, हमने सोचा कि 3 से 4 दिन, हमने 15 दिन ले लिया, ठीक है। फिर 15 दिन बाद हमें आराम आया, फिर हमने सोचा कि नहीं ये डॉक्टर बहुत अच्छा था, हमने इसकी दवाई 15 दिन ले ली, बहुत है 15 दिन, अब इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर हम उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। फर्दर वही कंडीशन, 15 दिन में पूरे बैक्टीरिया, अगर डॉक्टर ने बोला है 1 महीने लेनी, इसका मतलब ये कि अगर आप कंटिन्यू 1 महीने उस दवाई को लेंगे तब जाके वो कंप्लीट बैक्टीरिया क्या होंगे, मर जाएंगे। फिर अगर हमने 15 दिन में रोकी तो कुछ तो मर जाएंगे, लेकिन जो बचे, ठीक है, जिन तक एंटीबायोटिक नहीं पहुंच पाई, जो पूरी डोज नहीं पहुंच पाई, वो बचेंगे, वो क्या करेंगे, वो फर्दर अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगे और उसके चारों तरफ, और प्लस ये भी देखेंगे कि दूसरी कौन सी एंटीबायोटिक आई थी, वो उसके अगेंस्ट भी क्या ले आएंगे, रेजिस्टेंट ले आएंगे। फिर वापस से हम फर्दर क्या होंगे, वापस से हमको टीबी जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। और अगर इसे हम तीसरी बार भी करते हैं कि हमें लगता है कि दूसरा डॉक्टर भी बेकार था और हम तीसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, अगर उसने भी कोई एंटीबायोटिक लिख दी, ठीक है, उसको भी हमने कंप्लीट कोर्स नहीं लिया, तो क्या होगा, वापस से वही बैक्टीरिया फिर रेप्लिकेट करेंगे। प्लस एक तो उन्होंने इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट ले लिया, फिर दूसरा सेकंड इस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो गया,
तीसरी बार भी अगर आपने कोर्स नहीं लिया तो तीसरी जो एंटीबायोटिक है आप जो खाएंगे उसके अगेंस्ट भी इन बैक्टीरिया के पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंट आ जाएगा। मतलब इन 3 एंटीबायोटिक को आप कभी भी ले लो, अब ये बैक्टीरिया नहीं मरने वाले, क्योंकि इनने क्या कर लिया है, इन तीनों एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट लिया है, क्योंकि आपने कोर्स पूरा नहीं किया था। कोर्स पूरा नहीं करने पे कहते हैं ना दुश्मन को क्या करना चाहिए, वो अच्छे कंप्लीटली मारना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसे घायल छोड़ दिया तो वो खतरनाक हो जाता है और भी ज्यादा। तो ये बैक्टीरिया ये भी क्या है, आपके दुश्मन ही है, आपको टीबी जैसी बीमारी कर रहे हैं। अगर आपने इनको छोड़ दिया है ना, अगर आपने इनको छोड़ दिया आधा, तो ये इन्होंने वापस अपना नंबर इंक्रीज किया, प्लस जो एंटीबायोटिक ले रहे थे उसके अगेंस्ट भी क्या ले लिया, रेजिस्टेंट ले लिया। अब ना तो इस एंटीबायोटिक जो फर्स्ट वाले डॉक्टर के एंटीबायोटिक का फर्क पड़ेगा, ना सेकंड वाले डॉक्टर के एंटीबायोटिक का फर्क पड़ेगा, ना तीसरी एंटीबायोटिक का फर्क पड़ेगा। और इसको कहते हैं MDR TB, ठीक है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की जो पेशेंट है, ठीक है, या जो बैक्टीरिया है, उन्होंने बहुत सारी दवाइयों के लिए रेजिस्टेंट ले लिया है कि ना अब इससे फर्क पड़ता है ना इससे फर्क पड़ेगा, आप कोई से भी एंटीबायोटिक ले लो, अब हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अब हम सिर्फ हमारा नंबर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और ये जो MDR TB है, ठीक है, ये जो कंडीशन है टीबी की, जिसे हम MDR मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बता रहे हैं, ये कैसी है, ये बहुत ही लीथल है, इसमें ये क्योरेबल नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसमें पर्टिकुलर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो समझ में आया मैंने आपको क्या बताया टीबी या MDR TB के बारे में। MDR TB की कंडीशन है तो टीबी की ही कंडीशंस, बट जब अगर कोई पेशेंट टीबी का है वो बचाया जा सकता है, टीबी को कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है अगर पर्टिकुलर आप किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसकी आप जो उसने आपको प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाइयाँ और दवाइयों का जो ड्यूरेशन लिखा है वो अगर आप कंप्लीट लेते हैं, और अगर आप उसको छोड़ देते हैं बीच में, तो क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया बच गए, ठीक है, कंप्लीट नहीं होने पे जो बैक्टीरिया बच चुके हैं वो फर्दर अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, प्लस नंबर के साथ साथ उस दवाई के लिए रेजिस्टेंट भी ले आएंगे। फिर आप दूसरे के पास जाएं, चाहे आप तीसरे के पास जाएं, अगर आप 3, 4, 5 कितने भी डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर आप कोर्स पूरा नहीं करते हैं एंटीबायोटिक का, तो क्या होगा, आप किस में जा सकते हैं, आप MDR TB में जा सकते हैं। और ये टीबी की ही बात नहीं, अगर आप कहीं भी कोई भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपको कोर्स पूरा ही करना चाहिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर अगर यहाँ तो हम टीबी की बात करें इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन अगर हम कोई भी है बीमारी, अगर हम वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से और डॉक्टर ने हमें एंटीबायोटिक ली है और कोर्स टाइम दिया है कि 3 दिन लेनी है, तो आपको 3 दिन ही लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, वो जो बैक्टीरिया है उन्हें कंप्लीटली नहीं मार रहे हैं अपने अंदर, कुछ बैक्टीरिया को अपने अंदर ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, और वो बैक्टीरिया आपको कितना हार्म कर सकते हैं आपको भी नहीं पता। एक तो वो अपना नंबर तो इंक्रीज करते ही हैं, प्लस जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक है उसके लिए भी क्या ले आते हैं, रेजिस्टेंट ले आते हैं, कि इन फ्यूचर आप उस एंटीबायोटिक को लेंगे तो भी आपको कोई असर नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया, वायरसेस ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा चालाक या बहुत ही ज़्यादा समझदार है। तो वायरस तो आप जान ही चुके हैं, ठीक है, 2 साल आप घर पे बैठे हैं कोरोना की वजह से। कोरोना की दवाई या कोई वायरस की दवाई क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि ये इतने समझदार है कि ये इतने जल्दी अपना स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। देखना अब अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, इतने ज़्यादा वेरिएंट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं वेरिएंट्स, क्योंकि इनके पास पावर है अपने स्ट्रक्चर बदलने की। कोरोना तो फिर भी एक बहुत लार्ज स्केल में इसने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कोल्ड भी देखते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल कोल्ड की भी आपको 10 दवाई मिल जाएगी, विक्स वेपोरब मिल जाएगी, कोई क्रोसिन मिल जाएगी, सिट्राजिन मिल जाएगी, ठीक है, एविल मिल जाएगी। तो इतनी दवाइयां हैं, क्यों, क्योंकि जो इनफैक्ट हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के कही हुई बात को नहीं मानते, हम डॉक्टर के लिखी हुई दवाई में ये जानते हैं कि इसका फायदा है, इतनी महंगी दवाई लिख दी, इसको कमीशन मिलना है, ठीक है, मिलना है, मिलने दो, लेकिन अगर वो डॉक्टर है, वो पढ़ के आया है, अगर आपको वो ड्यूरेशन दे रहा है तो वो आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। उसका सबसे बड़ा नुकसान आप यहाँ देख चुके हैं कि जो टीबी का मरीज है, अगर वो कंप्लीट दवाई नहीं ले रहा तो वो बच सकता है, आराम से क्योर हो सकता है, लेकिन अगर वो कंप्लीट नहीं लेता तो वो कौन सी कंडीशन में चल जाता है, MDR TB की, और ये ऐसी कंडीशन में जहाँ पे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये था आपका MDR TB। फिर आपका आ रहा है कि जो 24 मार्च है, वर्ल्ड टीबी डे है। ये भी याद रखना है कि जो 24 मार्च है, हर 24 मार्च को हम क्या बनाते हैं,
टीबी डे बनाते हैं और उसके अंदर हम अवेयरनेस लाते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को बताते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें अवेयर किया जाता है लोगों को कि ये टीबी जो है क्योरेबल है, इसमें डरने की बात नहीं है, क्योर हो सकती है, आप दवाई लीजिए, आप दिखाइए। तो ये जो प्रोग्राम सारे होते हैं वो कब होते हैं? 24 मार्च को। तो डेट याद रखनी है आपको, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड टीबी डे कब बनाया जाता है। अब इसके लिए जो वैक्सीन है वो कौन सी है? हमारी है BCG, ठीक है। टीबी की वैक्सीन कौन सी है? BCG, बैसिलस कैरिनेटिव गुएसिस, ठीक है, BCG याद रखना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ही आती है कि टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो क्या है? BCG। और बहुत ही कारगर वैक्सीन है, बहुत काम करती है, ठीक है। सब ये बचपन में ही अगर आपने देखा BCG के टीके लग जाते हैं तो BCG के वैक्सीनेशन जरूर लगवाने चाहिए, तो बहुत कारगर वैक्सीन है। तो ये थी आपकी टीबी की बीमारी। इसको फर्दर एक बार यहीं देख लेते हैं क्या है टीबी में। हमने देखा क्षय रोग है, ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं टीबी को, और जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है जो कि ये बीमारी करता है, तो ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन कोई ना कोई बैक्टीरिया करता है। तो इन्फेक्शन कौन कर रहा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किसने खोजा था? रॉबर्ट कुक ने खोजा था, ठीक है। और संक्रमण कहाँ है इसका? इन्फेक्शन कहाँ होता है? हमारे लंग्स में होता है। और फिर हमने उसके बाद देखा था किसके लक्षण क्या थे? कंटिन्यू या परसिस्टेंट कॉफिंग, ब्लड इन स्पूटम। स्पूटम क्या है? हमारा वही सलाइवा, ठीक है, हमारा जो बलगम। चेस्ट पेन, हम जब खांसते हैं तो लगातार क्या होता है? पेन होता है। माइल्ड फीवर और संकन मतलब घुसी हुई, क्योंकि खांसते खांसते इंसान इतना थक जाता है कि मतलब उसकी आंखें हैं या फिर खाना नहीं खा पाता प्रॉपर्ली, तो कमजोरी आ जाती है, इसलिए कहते हैं आंखें कैसी हो जाती है? धसी हुई हो जाती है। फिर टेस्ट कौन सा बताया मैंने आपको? मॉन्टेक्स टेस्ट। और इस टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं? इस टेस्ट में एक टॉक्सिन है जो कि बैक्टीरिया रिलीज करता है, ट्यूबरकुलिन रिलीज करता है। फिर उसके बाद हम देखा MDR टीबी। MDR टीबी हमें पता चल गया। MDR क्या है? यहाँ पे MDR है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है, रेजिस्टेंट MDR टीबी। फिर उसके बाद में फिर हमने देखा 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और इसके लिए जो टीका है, जो वैक्सीन है इस बीमारी के लिए, वो कौन सा है? BCG। फिर नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है? इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है वो है हमारी डिप्थीरिया, ठीक है। जो टीबी है वो भी कैसा है? एयरबॉर्न है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि जिसको टीबी की बीमारी है, अगर वो खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट है खांसी के, वो हवा में चले जाते हैं, हवा से किसी हेल्दी पर्सन के पास पहुंच सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसको ऐसी बीमारी है तो उसके पास हमें स्कार्फ लगा के रहना चाहिए, ठीक है। तो वायुजनित है, एयरबॉर्न है, और ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अगर वो उससे खांसा है, वो उसके खांसने से जो भी ड्रॉपलेट निकली, अगर वो पर्टिकुलर किसी चीज पे गिर गई है और उस चीज को अगर आपने मतलब जैसे पेन रखा है, अगर आपने खांसा है तो वो ड्रॉपलेट है जो खांसी से निकलते हैं, वो अगर पेन पे गिर गया, उसे किसी हेल्दी पर्सन ने छू लिया है तो ये उसको भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो जो हमारी डिप्थीरिया है वो भी कैसी है? एयरबॉर्न डिजीज है, और ड्रॉपलेट्स की हेल्प से भी क्या होती है? फैलती है। डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? तो डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी। जैसे वहां पे टीबी का क्या था? माइकोबैक्टीरियम, वैसे डिप्थीरिया का क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये ही इंपॉर्टेंट आते हैं कि कौन करता है। इन्फेक्शियस डिजीज है तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया करता है। संक्रमण कहाँ होता है? हमारे नेजल चैम्बर में, ठीक है। कहाँ है? हमारे नेजल चैम्बर में, हमारे फेरिंग्स में और हमारे ट्रैकिया में। जैसे टीबी का कहाँ हो रहा था? हमारे लंग्स में हो रहा था, वैसे ही इसका जो इन्फेक्शन है कहाँ फैलता है? हमारे नेजल चैम्बर में, हमारे फेरिंग्स में और हमारे ट्रैकिया में, मतलब नाक कक्ष में, ग्रसनी में और हमारी श्वास नली में। इसके लक्षण क्या है कि इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जो हमारी झिल्ली है, ठीक है, इनमें जो कवरिंग है, सब जो भी ट्रैकिया है या फेरिंग्स है, सबके ऊपर क्या है? कवर लगे हुए हैं। तो जो झिल्ली है उस पर सूजन आ जाना, ठीक है। और हमारी जो मेम्ब्रेन है, जो सूजन आने से क्या होगा? जैसे ये है, अगर हम कहें कि इन्फेक्शन निकाल नेजल चैम्बर में फैलता है या ट्रैकिया, अगर हम विंड पाइप की बात करें, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, मतलब इस पाइप में सूजन आ गई है,
ठीक है, स्वेल हो गया है, तो अगर आप ये देख रहे हो ये पाइप के बीच की जो जगह है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ल्यूमन जो है, मतलब ये बीच, ल्यूमन हम किसे कहते हैं, कोई भी पाइप है उसके बीच की जो स्पेस है उसे ल्यूमन कहते हैं, उस खड्डे को हम ल्यूमन कहते हैं, उस गड्ढे को जहाँ से एयर निकलेगी, या अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, ईसोफेगस, तो फूड निकलेगा। तो ये जो ल्यूमन है, ठीक है, ये क्या है, हमारा ट्रैकिया। तो इसकी मेम्ब्रेन में अगर सूजन आ गई तो ल्यूमन क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और ल्यूमन कम हो गई तो यहाँ से जो एयर आएगी, ठीक है, जो एयर आनी है, यहाँ से जो एयर आएगी वो क्या आएगी, अब कम आएगी, है ना, क्योंकि ट्रैकिया और ये सब क्या है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है या नेजल चैम्बर है, ये एयर को पास करने के रास्ता है कि यहाँ से एयर जा रही है। अगर वो ही सकड़ा हो गया, ठीक है, अगर वही चीज सकड़ी हो गई तो क्या होगा, एयर अच्छे से नहीं जा पाएगी, और जब एयर अच्छे से नहीं जाएगी तो हम जो ब्रीद करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, हम सांस में क्या लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, एयर बाहर निकालते हैं, तो वो जो रास्ता ही छोटा हो गया तो हमारे ब्रीदिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। अगर आप देखो खुद के, अगर आपको इस पाइप से ना समझे तो आप घर के एग्जाम्पल देखिए, घर का आपका जो पानी वाला पाइप है, ठीक है, अगर हम उसको पिचका देते हैं, ऐसे पिचका के दबा देते हैं, तो आप कभी देखेंगे अगर हमने हल्का छोड़ के दबा रखा है तो फिर भी पानी चला जाएगा, लेकिन हमने इसको कंप्लीट दबा दिया तो पानी बिल्कुल ही नहीं जाएगा। तो ये तो क्या है, ये तो आर्टिफिशियल थिंग है। लेकिन अगर नेचुरली आप देखेंगे कि जो हमारा विंड पाइप है उसको हमने क्या कर दिया है, स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग आने से जो बीच का रास्ता है वो कम हो गया है, तो उस रास्ते को कम होने से जो एयर है वो अच्छे से नहीं जा पाएगी, और एयर नहीं जा पाएगी तो हमें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है हमारी, उसमें क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम ब्रीदिंग में कर ही क्या रहे हैं, हम ब्रीदिंग में या तो इनहेल कर रहे हैं या हम एक्सेल कर रहे हैं, तो एयर ना आई ना एयर गई, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो गई। तो ये थे सिम्टम्स। वैक्सीन कौन सी है हमारी, डीपीटी, और इस डीपीटी को हम कहते हैं ट्रिपल एंटीजन। ये जो डीपीटी है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस, तीनों के लिए क्या करती है, 3 बीमारियों को क्योर कर रही है, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, ट्रिपल एंटीजन कह रहे हैं। कौन कौन से को करती है, एक तो डिप्थीरिया को करती है डीपीटी, पर्ट्यूसिस को करती है और एक टिटेनस को करती है। तो ये 3 बीमारियों को क्या कर रही है, 3 बीमारियों को क्योर कर रही है, इसलिए हम इसे ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं। तो ये था हमारा डिप्थीरिया। दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज। तीसरी है हमारी पर्ट्यूसिस, ठीक है, या फिर हुपिंग कफ कहते हैं जिसे। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस, ठीक है, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस। जैसे डिप्थीरिया का था कॉर्निबैक्टीरिया, वैसे इसका क्या है, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस। और ये भी इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट से, ठीक है, जैसे कोई पर्टिकुलर इंसान को इस तरीके की बीमारी है, पर्ट्यूसिस है या काली खांसी, ठीक है, अगर वो खांसता है, अगर उसने हाथ लगा खांसा ठीक है, अगर उसने मास्क लगा रखा है ओके, लेकिन अगर वो मास्क नहीं कैरी कर रहा है तो जब भी वो खांसेगा तो उसके मुंह से जो भी ड्रॉपलेट निकलेगी उस खांसी के साथ, अगर वो किसी भी पर्टिकुलर कोई सामान रखा है, कोई बुक रखी है या कोई पेन रखा है या कोई टेबल है, उस पर गिर गई और किसी हेल्दी पर्सन ने वहां जाके हाथ लगा लिया, तो वो ड्रॉपलेट के थ्रू ये जो बैक्टीरिया है उस हेल्दी पर्सन में चला जाता है, ठीक है, और उस हेल्दी पर्सन में क्या कर देगा, ये बीमारी कॉज कर देगा। इसलिए ऐसा कोई भी पर्सन जिसे इस तरीके की कोई बीमारी है या फिर खांसी है तेज, तो हमें उसके सामने, उसके पास अगर मास्क लगा के जाना चाहिए या फिर हमें कवर रखना चाहिए, ठीक है, हमारे नेजल पाथ को, और हमें हैंड वॉश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो हैंड है वो कहीं भी छूते हैं। अब इसके लक्षण क्या है, इसका लक्षण है हमारे जो सिम्टम्स है, श्वसन पथ में थिक म्यूकस सिक्रेट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हमारा, अगर हम कहें कि हमारा जो ट्रैकिया है, मैंने क्या बताया था, इसकी जो मेम्ब्रेन थी, इस ट्रैकिया की जो मेम्ब्रेन आपको बताई थी वो क्या बताई थी, इसकी मेम्ब्रेन बताई थी मैंने, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड ग्लैंड्यूलर एपिथीलियम, ठीक है, एपिथीलियम, ये मैंने इसकी मेम्ब्रेन बताई थी कि इससे बनी होती है, ठीक है, मतलब इसमें जो है एक तो सीलिया है और ग्लैंड्स, और ग्लैंड्स क्या कर रही थी, सिक्रेट म्यूकस कर रही थी। तो इस वाले में जो इन्फेक्शन होता है वो जो उसकी एपिथेलियम की जो ग्लैंडुलर सेल्स है उनमें होता है, जिस वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेट होता है। अब ये जो म्यूकस सिक्रेट हो रहा है ज्यादा, ये भी तो क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, जो एयर का रास्ता है, ठीक है, क्योंकि ट्यूब है,
ट्यूब के अंदर ही काम हो रहा है, तो अंदर ही रिलीज हो रहा है। ये तो है नहीं कि कोई खुली या फैली जगह है तो फैल के कहीं चला जाएगा, वो एकदम पाइप लाइक स्ट्रक्चर में है। तो ये क्या कर रहा है, ये भी म्यूकस सिक्रेट होने की वजह से ये भी क्या कर रहा है, अंदर का जो पाइप है उसको छोटा कर रहा है, पाइप के अंदर का जो एरिया है उसे कम कर रहा है। और उस पाइप के एरिया को कम होने की वजह से हमें ब्रीदिंग में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, क्योंकि यहाँ से एयर क्या होनी है, पास होनी है। तो जितना कम रास्ता मिलेगा एयर को पास होने का, उतनी ही कम जाएगी, और जितनी कम जाएगी उतनी हमें क्या होगी, ब्रीदिंग, हमें ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, एयर लेनी पड़ेगी, तो हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। तो उसमें तो क्या हो रहा था, हमारे उसमें आ रहा था, हमारे जो पाइप है उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन आ रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थिक म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। तो ये आपको सिम्टम्स याद रखने हैं कि भाई उस टीबी में क्या होता है। टीबी तो चलो एकदम अलग हो गया, टीबी तो एक लंग्स की हो गई, लेकिन ये जो हमारा डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस है, ठीक है, इसमें क्या कंडीशन आती है कि एक में तो इन्फ्लामेशन होता है और एक में म्यूकस सिक्रीट होता है। और इस म्यूकस सिक्रीट होने की वजह से क्या है कि वो पाइप छोटा हो रहा है, और जब हम पाइप छोटा हो रहा है तो एयर कम जा रही है, और जब हम खांसते हैं तो एक अजीब सी आवाज़ निकलती है। वो खांसी में क्या निकलती है, अजीब सी आवाज़, क्योंकि क्या हो गया, नैरो हो गया। अगर आप सीटी भी बजाते हैं तो सीटी में आप देखते हैं एक नैरो पार्ट होता है जिसमें हम फूंक मारते हैं तो आवाज़ आती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूकस की वजह से वो जो पाइप है उसका पार्ट नैरो हो गया, और जब हम फूंक मारना, मतलब हम जब सांस ले रहे हैं तो हवा को ही क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं, तो उस हवा जब वो इतने छोटे एरिया से निकलेगी, ठीक है, तो एक आवाज से निकलेगी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हुपिंग कफ भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हुपिंग कफ, क्योंकि एक साउंड जनरेट होती है कि एक नैरो पार्ट से हवा से निकलने से। तो ये थी हमारा किसका, पर्ट्यूसिस के बारे में। और इसकी भी वैक्सीन मैंने बताया था, जो डीपीटी है उसको हम ट्रिपल एंटीजन कह रहे हैं, मतलब 3 जो बीमारी उनको कवर करेगी। तो वैसे तो क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज में हमें क्या लेनी है, एंटीबायोटिक, और उसकी वैक्सीन भी है जो कि हमें पहले ही लग जाती है। उस वैक्सीन से क्या है, ये क्योर हो जाता है। तो इसकी वैक्सीन भी कौन सी है, डीपीटी, ठीक है। याद रखना है हमें, तीन बीमारियां हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, तीनों की ही वैक्सीन कौन सी है, डीपीटी। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिपल एंटीजन कौन सी वैक्सीन है, तो आपको पता होनी चाहिए डीपीटी है, ट्रिपल एंटीजन। फिर हमने 3 पढ़ ली है, चौथी हमारे न्यूमोनिया। ये भी क्या है, हमारी इन्फेक्शियस डिजीज है, और अगर इन्फेक्शियस है तो कोई ना कोई क्या कर रहा है, बैक्टीरिया ही कॉज कर रहा है। तो जो निमोनिया है, जो निमोनिया में बच्चों में स्पेशली देखा जाता है, तो उसको कौन करता है, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है, याद रखेंगे, डिप्लोकोकस निमोनी। और इसको और क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी भी कहते हैं। तो कॉजेटिव एजेंट कौन है निमोनिया के, डिप्लोकोकस निमोनी और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। अब इसका जो संक्रमण है, मतलब जो इन्फेक्शन है, वो कहाँ होता है, इसका इन्फेक्शन कहाँ होगा, ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई में होता है, ठीक है। कहाँ होगा, जैसे उनका था, हमारा एक का था लंग्स था, एक का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, ठीक है, अलग अलग है। तो इसका इन्फेक्शन कहाँ है कि ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई है, और इन ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई में क्या जमा हो जाता है, लिक्विड जमा हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड जमा हो जाता है। और इन फ्लूइड जमा होने से क्या होगा, फ्लूइड जमा होने से, क्योंकि रेस्पिरेटरी चैम्बर है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, अगर पाइप लाइक स्ट्रक्चर में कोई फ्लूइड जमा हो गया है तो एरिया कम हो गया उस एयर को आने में, और एयर नहीं आएगी जो ब्रीथ लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो एरिया आपको ये सबका एक ही है, कॉमन क्या है, कॉमन यही है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बट सबके ऑर्गन्स अलग अलग हैं कि टीबी कहाँ होगा, निमोनिया कहाँ होगा, सब में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन के लिए अलग अलग बैक्टीरिया हैं, और अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग ऑर्गन्स को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारा फ्लू या इन्फ्लुएंजा, इसको कौन करता है, मिक्सोवायरस, ठीक है, कौन सा है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का बैक्टीरिया इजीली याद हो जाता है, क्योंकि लास्ट में उसकी क्या आता है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा आता है, मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा। लक्षण क्या है, सबको पता है, नॉर्मल फ्लू सबको होता है, ठीक है, बुखार आता है, बहती नाक, ठीक है, रनिंग नोज रहती है, छींकना, सीने में भारीपन, क्योंकि कफ जब जमा होता है तो सीने में कैसा होता है, हमें भारीपन सा लगता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, फीवर होना, रनिंग नोज, स्नीजिंग, हैवीनेस इन चेस्ट, ठीक, इसके हैं, हमारे फ्लू के, और ये सबको पता है लक्षण, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। फिर उसके बाद में है
ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस का मैंने क्या बताया था, इन्फेक्शन में हमने देखा है कि कोई ना कोई कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। वो कॉजेटिव एजेंट क्या है, वो है बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि इस बीमारी को कॉज कर रहे हैं। अब ऑब्स्ट्रक्टिव मैंने बोला है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो क्या होगा, उसमें कोई ना कोई रुकावट आएगी, ठीक है। वहां पे कोई ना कोई रुकावट डाल रहा था, कोई एजेंट थे, यहाँ पे कैसे आती है देखते हैं। तो इसमें पहली बीमारी है अस्थमा या फिर दमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे ब्रोंकियोल्स है उसमें स्पाज्म आ जाता है। स्पाज्म मतलब जिससे हमारी ये ब्रोंकियोल्स है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, वो ऐसे सिकुड़ से जाती है, ठीक है। ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर वो ऐसे सिकुड़ जाती है। ठीक है, क्या हुआ है, जो हमारी ब्रोंकियल्स में ऐंठन आ जाती है। ऐंठन मतलब जब हम किसी चीज को से मोड़ देते हैं, तो जहां से मोड़ते हैं वहां से क्या होता है, वो एरिया कम हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे क्या हो गई, ऐंठन आ गई। तो ऐंठन आने से या फिर स्पाज्म आने से ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया। और ये कम होने की वजह से यहाँ पे जो एयर आएगी, ठीक है, हमें एयर कम मिलेगी, और एयर कम मिलने से क्या है, हमें ब्रीथ में डिफिकल्टी होगी। तो क्या है इसका पॉजिटिव एजेंट, ब्रोंकियोल स्पाज्म या ब्रोंकियोल्स में ऐंठन, ठीक है। और इसके लक्षण क्या होंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें सांस लेने में क्या आएगी, तकलीफ आएगी। और इसका सबसे जो ट्रीटमेंट है अस्थमा का, वो क्या है, हमारे स्टेरॉइड्स, ठीक है। स्टेरॉइड्स बहुत ही इफेक्टिव हैं, जो कि हमें क्या करते हैं, ये जो ऐंठन है उसको खोलने का काम करते हैं। मतलब इन ब्रोंकियोल्स को थोड़ा सा क्या करते हैं, फ्री करते हैं, ताकि जो एयर की स्पेस है वो प्रॉपर मिल पाए। जो कि हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है, देखो टाइडल वॉल्यूम कितनी थी, मैंने क्या बोला था, टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल ब्रीथ में लेते हैं, अगर हम एरिया कम कर देंगे तो वो टाइडल वॉल्यूम नहीं आ पाएगी, और नहीं पाने से क्या है, हमें डिफिकल्ट क्या होगी, ब्रीदिंग में होगी। अब ये डिफरेंट है कि कहाँ पे कौन सी बीमारी कहाँ पे हो रही है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, निमोनिया में जो ब्रोंकियल्स है उसमें ऐंठन आ रही है, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं, वो नैरो हो रहे हैं, उनमें क्या आ रहा है, स्पाज्म आ रहा है। इस वजह से एयर को अंदर आने में प्रॉब्लम है। और ट्रीटमेंट क्या है इसका, स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब क्या है, रुकावट। तो रुकावट कैसे है, क्योंकि ब्रोंकियोल्स में स्पाज्म आ गया। दूसरा हमारा है ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि ये जो इसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो डस्ट होते हैं। अस्थमा में भी आपको यही प्रॉब्लम होती है कि कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल है, या फिर आपको किसी ना किसी चीज से एलर्जी है। तो यहाँ पे भी क्या है, ब्रोंकाइटिस में भी क्या है, कोई बैक्टीरिया नहीं है जो इन्फेक्शन कर रहा है, लेकिन कुछ है ऐसे कण जो कि हमें क्या करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पे कौन है, पराग और एलर्जन, ठीक है। लक्षण क्या है, झिल्ली में सूजन और सांस लेने में तकलीफ, ठीक है। अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें, इसमें भी सांस लेने में तकलीफ है, और निमोनिया की बात करें तो उसमें भी सांस लेने में तकलीफ है। बट डिफरेंस क्या है, निमोनिया में मैंने बोला कि पाइप में ऐंठन आ गई, ठीक है, ऐंठन आने से वो सिकुड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो पाइप है, ठीक है, या ब्रोंकिया, उसमें जो मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ऐंठन आई है, यहाँ पे सूजन आई है। तो सूजन की वजह से भी हुआ क्या है, एरिया कम हुआ है, ठीक है। इसमें भी एरिया कम हुआ है, बट वो ऐंठन आने से, लेकिन इसमें भी एरिया कम हुआ है वो सूजन आने से। तो आपको वो सिम्टम्स है वो याद रखने हैं कि उसमें जो ब्रोंकियल्स उसमें स्पाज्म आया है, और इसके अंदर क्या हुआ है, स्वेलिंग आई है। और दोनों का एक रीजन क्या है, दोनों का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, एरिया कम हो जाना। और एरिया कम हो जाना मतलब जो हम टाइडल वॉल्यूम हमें लेनी थी, ठीक है, जो हमारी टाइडल वॉल्यूम थी, जो 500 ml हमें लेनी थी, अब वो क्या होगी, धीरे धीरे अंदर आएगी। मतलब जो नॉर्मल हम ब्रीथ कर रहे थे उसमें टाइम लगेगा। समझ में आया। तो ये भी अलग बीमारी है, वो भी है, बट और दोनों की साइट्स भी अलग अलग है, और दोनों के कारण अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, ठीक है। क्योंकि हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें तो इनमें क्या है कि हम ब्रीदिंग में डिफिकल्ट, हमें सांस लेने में जो तकलीफ आती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें भी अवरोध आया है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव की बात कर रहे हैं, रोध आया, वो किसमें आया है, मेम्ब्रेन में, झिल्ली में सूजन आने के कारण आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं एम्फाइज्मा, ठीक है, ये थर्ड है हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव, उसमें है एम्फाइज्मा, ठीक है। और उसमें क्या है, ये होती है एल्वियोलर में तार का जमाव होने के कारण, ठीक है। किसमें, एल्वियोलर में, कहाँ है ये, एल्विलाई में है। अभी हम ब्रोंकियल्स की बात कर रहे थे, अब ये किसमें होती है, एल्विलाई में होती है। तो ये हमारी एल्विलाई थी, ठीक है, ये हमारी क्या थी, एल्विलाई थी। यहीं पर
मेम्ब्रेन थी, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो सबको पता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन तो हर कोई भी ट्रैक है, चाहे रेस्पिरेटरी या डाइजेस्टिव ट्रैक, सब में रहेगी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन थी और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे O2 जा रही थी, ठीक है, CO2 आ रही थी, ये सारा काम हो रहा था। लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो कार्बन को अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है। जो अनबर्न कार्बन है, जो आधा जला कार्बन है, उसको ले रहे होते हैं। तो ये जो कार्बन होता है वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन पे यहाँ पे आके क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। और कार्बन किस में होता है, ब्लैक कलर का, समझ में आया। ये जो कार्बन है वो यहाँ आके डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज चल रहा था, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसने स्मोकिंग करी है वो क्या ले रहा है, कार्बन ले रहा है, जो जल रहा है, धुआं है या अनबर्न है, वो कार्बन अंदर की तरफ इनहेल करता है। और ये कार्बन, ठीक है, गैसेस जो एक्सचेंज होगी वो CO2 और O2 होगी, कार्बन का नहीं होगा। तो ये जो कार्बन अंदर की तरफ इनहेल होती है वो इस म्यूकस एल्विलाई की म्यूकस के पास आके जम जाती है। तो ये कैसा हो जाता है, एकदम डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है ये वाला एरिया। इसलिए हम यहाँ क्या कहते हैं कि तार का डिपोजिशन हो जाता है। तो ये कैसा लगता है, जो आपने देखा होगा तार, कोल तार जो होता है, एकदम काला, एकदम चिकना, ठीक है। एक तो म्यूकस, ऊपर से कार्बन और मिक्स हो गया, तो वहां पे एक चिकना काला काला पदार्थ जमा हो जाता है जिसे हम तार कहते हैं। इसके जमा होने से क्या हो रहा है, जो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही थी कि O2 अंदर जा रही थी, CO2 बाहर आ रही थी, अब ये एरिया कवर हो गया है ना, कार्बन ने उस एरिया को कवर कर लिया है। तो जो गैसेस एक्सचेंज है वो कम हो जाता है, ठीक है। जो सरफेस एरिया है गैसेस एक्सचेंज का, ठीक है, अब इतना एरिया तो इस कार्बन ने ले लिया, ठीक। अब गैसेस कैसे एक्सचेंज होंगी, तो ये जो एरिया वो कवर होने की वजह से इजीली CO2 और O2 अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। और ये गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी तो क्या होगा, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप देखेंगे पर्टिकुलर जो स्मोकिंग वाले पर्सन होते हैं वो थोड़ा ज्यादा लेजी से होते हैं, थके हुए होते हैं, क्योंकि वो अपने जो एल्विलाई है, जो मेन फंक्शनल यूनिट है, उसमें क्या कर रहे होते हैं, इस कार्बन को डिपॉजिट कर रहे होते हैं। और इस डिपॉजिट होने की वजह से इनमें गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, O2 नहीं पहुंचेगी तो टिश्यूज के पास O2 नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं होने देगी, ब्रेक डाउन नहीं होगा तो आप देखेंगे आपको बॉडी को या टिश्यूज को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बीमारी है एम्फाइज्मा, ये उन्हीं हर किसी में नहीं होती, ये पर्टिकुलर उन्हीं पर्सन में होती है जो कि क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि वो ही उस कार्बन को अंदर की तरफ इनहेल कर रहे हैं। तो समझ में आया कि तार क्या है, तार क्या है, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें ये बीमारी होती है एम्फाइज्मा की। और ये तार क्या है, कार्बन, जो कि स्मोकिंग के धुएं के साथ हमारे अंदर जाता है और हमारे एल्विलाई के म्यूकस के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और क्या बना लेता है, ये जो एरिया है रेस्पिरेटरी, जो गैस एक्सचेंज का जो एरिया था एल्विलाई को, उसको कम कर देता है, सरफेस एरिया को कम कर देता है, और इससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज भी कम हो जाता है। तो ये थी हमारी एम्फाइज्मा। सेकंड हम देखते हैं एलर्जी, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव या प्रतिरोधी है, ठीक है। ये भी क्या, इनमें जो कोई पॉजिटिव एजेंट नहीं है, जो पॉलन है या फिर कोई डस्ट है, पर्टिकुलर किसी पर्सन को उससे प्रॉब्लम होती है, उस वजह से होती है, ठीक है। तो एलर्जी क्या है, धूल पराग या कोई खाद्य पदार्थ या कोई रसायन है, उनके लिए कोई भी पर्सन अगर अति संवेदनशील है, ठीक है, जैसे अगर किसी को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है या कोई डस्ट है, किसी को धूल से अगर क्या होती प्रॉब्लम होती है, मतलब उसके लिए कोई अगर डस्ट अंदर चली गई, नॉर्मल पर्सन के अंदर जाती है तो ठीक है, उनकी जो बॉडी है नॉर्मल रिएक्ट करती है। लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर अगर डस्ट चली जाती है तो आप देखेंगे आंखों में से पानी आ जाएगा, नोज रनिंग हो जाएगी, रेड हो जाएगा। तो अंदर जो रिएक्शन होती है उस अगर अंदर कोई रिएक्शन हो रही है उस डस्ट के अगेंस्ट और वो इतनी ज्यादा हो रही है तो पर्टिकुलर पर्सन उसके लिए कैसा है, बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है, उसी को हम कहते हैं एलर्जी। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कोई भी चीज के लिए हाइपर सेंसिटिव है, मतलब उसकी बॉडी कोई अलग रिएक्शन कर रही है उसके लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए, चाहे वो कुछ धूल हो सकती है या कोई खाद्य पदार्थ या रसायन हो सकती है, तो उसे हम कहते हैं एलर्जी कहते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी को भी हम क्या कहते हैं, एलर्जी। अब इस एलर्जी में जो एलर्जी जो होती है, जो भी ये एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें हम एलर्जन कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कोई भी चीज़ जो कि एलर्जी कॉज कर रही है, जैसे डस्ट है तो उसको हम एलर्जन कह देंगे। कोई भी प्लांट में पॉलन है जो कि एलर्जी कॉज कर रही है, उसे भी हम क्या कह देंगे, एलर्जन कर देंगे। कोई केमिकल जिससे आपको प्रॉब्लम है, उसकी स्मेल से आपको प्रॉब्लम है, तो हम उसे एलर्जन कर देंगे। तो उसमें होता क्या है, देखो
फर्स्ट इसमें जो होता है कि जो एलर्जन है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअल में क्या रिएक्शन होती है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन की आंखों में से पानी या रेडनेस हो जाना, ऐसा क्या होता है। तो कोई भी ऐसा एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी या फिर एलर्जन, ठीक है। अब इस एलर्जी के अंदर कोई भी क्या गया, एलर्जी नहीं एलर्जन, ठीक है, एलर्जन एंटर कर गया। अब ये एलर्जन क्या हो सकते हैं, ये एलर्जन हो सकते हैं कोई भी पॉलन, ठीक है, डस्ट, कोई भी केमिकल, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो एंटर कर गए, ठीक है। जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। देखो कोई भी चीज अगर हमारे शरीर के अंदर जाती है, मैं इसको समझाती हूँ, अगर कोई भी चीज ये हमारी बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर अगर बाहर से कुछ भी गया, ये आउटसाइड एरिया है और ये क्या है, हमारी बॉडी, ठीक है। इसके अंदर कोई भी चीज गई तो हमारी बॉडी को लगेगा कि कोई है ऐसा जो बाहर से आया है, ठीक है, और उसको डिटेक्ट करेंगे कुछ सेल्स कि भाई ये चीज आई है। अब उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी बनाएगी, ठीक है, क्योंकि उसको तो लगेगा बाहर का कोई चीज है, कोई दुश्मन है, हमें उसे मारना है, तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी बनाएगी वो क्या है, हमारी एंटीबॉडी। समझ में आया। बॉडी के अंदर कोई भी चीज गई, उसको हमारी बॉडी की सेल्स ने पहचाना, डिटेक्ट किया, या तो कोई पॉलन गया या कोई डस्ट गई या फिर कोई दवाई गई, ठीक है, हर चीज को पहचाना जाता है। दवाई गई तो दवाई को पहचाना जाता है। आपने कभी देखा होगा कि हम कोई सी भी दवाई है, चाहे हम पेट दर्द की खाते हैं, चाहे हम सर दर्द की खाते हैं, चाहे हम हाथ दर्द की खाते हैं, खाते मुंह से जाती स्टमक में, ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना। हाथ दर्द की दवाई है तो हाथों में जानी चाहिए, तो जाता सब अंदर ही है, फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको देखा जाता है कि ये किसके लिए आया है, फिर उसको उसके टारगेट पॉइंट पे पहुंचाया जाता है। सर दर्द की दवाई कभी आपने सर में खाई है? नहीं खाई ना, सीधा अपने मुंह में खाई है और सीधा आपकी उस फूड पाइप से होते हुए वो स्टमक में ही जाएगा। तो जैसे ही वो अंदर जाता है फिर उसके बाद वो डिटेक्ट होता है, फिर बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्शन करती है। अगर उसको कहीं पहुंचाना है तो उसे पहुंचाती है, बॉडी को लगता है नहीं ये हमारे को नुकसान करेगा तो उसके अगेंस्ट लड़ती है, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल जब भी फ्लू होता है तो आप क्या करते हैं, ऐसा थोड़ी कि आप बाजार में गए, ठीक है, फिर आप घर आए, आपको लगा ओह मैं तो किसी बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हुआ हूँ। आपको कभी क्या बैक्टीरिया दिखता है? नहीं दिखता, ठीक है। क्या होता है, आप बाजार गए, फिर आपने किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए, आपको तो नहीं दिखा लेकिन आपकी बॉडी को जरूर पता चला कि आपने कुछ खाया ऐसा, उसके जरिए आपके अंदर कुछ बैक्टीरिया गया, ठीक है। अब आपकी बॉडी क्या करती है, फाइट करती है, उसको मारती है, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता नहीं, ऐसा तो नहीं ना आप हर बार बाजार जाते हैं और घर आके दवाइयाँ खा जाते हैं कि आज मैं बाजार गई थी और मैंने क्या ये यहाँ मैं गई हूँ, यहाँ ये बैक्टीरिया हो सकता है, सबकी दवाई खा जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बाजार जाते हैं, अगर हम इन्फेक्टेड भी होते हैं तो हम घर आते हैं, फिर कुछ देर बाद हमें फीवर सा या हमें थकान सी होती है, क्योंकि ये सिम्टम्स आते हैं हमारे को, फिर हमें पता चलता है कि नहीं आज हम गए थे तो यहाँ पर्टिकुलर इस जगह से हमें इन्फेक्शन हुआ होगा। तो ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो सिम्टम्स क्या है, वो बॉडी हमारे खुद लड़ रही है सबसे पहले, ठीक है, बॉडी अंदर से फाइटिंग कर रही है, तब जाके हमें फीवर आता है। फिर बॉडी हमें बताती है फीवर लाके के अंदर फाइटिंग चल रही है, फीवर हमें आता है, फिर उसके बाद हम दवाई खाते हैं। तो ये बॉडी का बताने का जरिया है कि मैं अंदर से लड़ रही हूँ, लेकिन हमारा जो अंदर से लड़ाई है वो कैसी है, पावरफुल नहीं है। तो वो सिम्टम्स बाहर जनरेट करती है, हमें पता चलता है कि हमें फीवर आया, फिर हम बाहर से दवाई खाते हैं ताकि बॉडी को क्या मिले, पावर मिले, वो जो बैक्टीरिया गया उसे मारने के लिए। तो सेम यही कंडीशन होती है कि बाहर से कोई भी चीज जाती है तो पहले बॉडी डिटेक्ट होती है, अगर कोई भी एलर्जन गया है तो बॉडी से डिटेक्ट करेगी और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। और कौन सी एंटीबॉडी बनाती है, IgE, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में सब कौन सी एंटीबॉडी बनती है, हमारी बॉडी में IgE बनती है। 5 तरीके की होती हैं, IgM भी होती है, IgA भी होती है, IgG भी होती है, ठीक है, IgD डेल्टा भी होती है, 5 तरीके की होती है। लेकिन सिर्फ अगर हम यहाँ पे एलर्जी की बात कर रहे हैं तो कौन सी एंटीबॉडी बनती है, IgE बनती है, ठीक है। तो कोई भी एलर्जन गया, एलर्जन कुछ भी हो सकता है, पॉलन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, केमिकल हो सकता है, वो हमारी बॉडी में जाता है और जब बॉडी में जाता है तो बॉडी को लगता है बाहर से कुछ आया है, उसने डिटेक्ट किया कि ये तो कोई एलर्जन है, तो एलर्जन के लिए क्या बना देगी, IgE एंटीबॉडी बना देगी, ठीक है। ये IgE एंटीबॉडी सबसे पहले किससे जुड़ती है, हमारी मास्ट सेल से जुड़ती है, ठीक है। क्या किससे जुड़ती है, हमारी मास्ट सेल से।
अब ये क्या करेंगी, मास्ट सेल से जुड़ के देखते हैं आगे कि एलर्जी में एक्चुअल में हो क्या रहा है। मास्ट सेल से जुड़ गई, ठीक है। फिर सेकंड प्रोसेस होती है, पहले में तो क्या हुआ, एलर्जन की एंट्री होगी, दूसरे में क्या होगा, स्टिमुलस होगा, ठीक है। ये आईजीई किससे जुड़ी, आईजीई मास्ट सेल से जुड़ी और मास्ट सेल को रप्चर कर दिया, ठीक है। रप्चर करने से इन मास्ट सेल के अंदर, ये जो हमारी मास्ट सेल है, ठीक है, ये है हमारी मास्ट सेल, इनमें एक केमिकल होता है हिस्टामीन, ठीक है। जैसे ये ब्रेक होंगी तो ये टूट गई, तो ये जो हिस्टामीन है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हिस्टामीन का क्या हो जाएगा, रिसाव हो जाएगा। जैसे हिस्टामीन बाहर आता है फिर क्या होगा, हिस्टामीन के बाहर आने से क्या होगा, जैसे हिस्टामीन बाहर आएगा तो ये जो हिस्टामीन एक केमिकल है, इस केमिकल के बाहर आने से जो रक्त है, जो ब्लड सप्लाई है, वो बहुत तेज हो जाती है। इस वजह से जब भी हमें एलर्जी किसी पर्टिकुलर चीज से अगर वो हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हमारी आंखों में से पानी आ जाता है, हम रेड हो जाते हैं, हीट निकलने लग जाती है, ठीक है। पर्टिकुलर उस पर्सन से जरूर पूछिएगा जिसे एलर्जी होती है, वो जरूर आपको ये सिम्टम्स बताएगा। तो हुआ क्या है, अगर कोई एलर्जन है जिससे हमें एलर्जी, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, आईजीई एंटीबॉडी बनाती है। ये आईजीई एंटीबॉडी क्या करती है, मास्ट सेल से जाके क्या करती है, जुड़ती है। मास्ट सेल से जैसे जुड़ती है, मास्ट सेल फटती है और उनसे हिस्टामिन रिलीज होता है, और ये इस हिस्टामिन की वजह से, इस केमिकल की वजह से हमारा ब्लड सप्लाई तेज होता है। ब्लड सप्लाई तेज होने से उस पर्टिकुलर पर्सन में रेडनेस आ जाती है, उस पर्टिकुलर पर्सन से एक हीट निकलती है, आंखों में से पानी आता है, तो वो सिम्टम्स हमें पता चलते हैं कि एलर्जन अंदर गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि हाँ भाई कोई ना कोई चीज हमारे अंदर गई, अब हमें दवाई खानी पड़ेगी। फिर हम इसके अगेंस्ट क्या खाएंगे, दवाई, तब जाके हमें क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। अब आप खुद सोचो, अगर बॉडी ऐसे सिम्टम्स देती ही नहीं है ना, बॉडी हमें बताती ही नहीं, तो क्या होता, अंदर ही अंदर वो एलर्जन हमें क्या कर देता, खराब कर देता, हमारी डेथ हो जाती। तो ये सिम्टम्स, ये फीवर आना, ये रेडनेस आना, ये सिम्टम्स है बॉडी का एक जरिया है बताने का कि भाई कोई ना कोई चीज तुम्हारे अंदर गई है ऐसी जो तुम्हें क्या कर रही है, अंदर से परेशान कर रही है। अब उसके अगेंस्ट तुम क्या खाओ, दवाई खाओ, और जैसे ही हम उसके अगेंस्ट दवाई खाते हैं हमें क्या मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो ये थी पूरी आपकी किसकी कहानी, एलर्जी की कहानी। फिर नेक्स्ट देते हैं ट्रीटमेंट क्या है, जो हिस्टामिन रिलीज हुआ है, ठीक है। अब हमें रोकना किसको है, उस हिस्टामिन को रोकना है, क्योंकि हिस्टामिन की वजह से ही सारी की सारी प्रॉब्लम है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, एंटी हिस्टामिन। बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल होती हैं ड्रग्स एंटी हिस्टामिन, वो हमें खा लेनी चाहिए, जिस वजह से जो हिस्टामिन रिलीज हुआ है हमें बताने के लिए वो क्या होगा, उसका जो सिक्रीशन है वो रुक जाएगा। तो ये थी पूरी एलर्जी की कहानी। अब है हमारी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, जो कि कैसी हैं, जो भी पर्टिकुलर पर्सन ऐसी जॉब्स में है जो जहाँ पे ये केमिकल रिलीज होते हैं, जो कि हमारे जो उन पर्सन के इनहेल के साथ अंदर जाते हैं, उनमें होती है। ये जो मैंने बताया ऑक्यूपेशनल क्यों रखा गया इसका नाम, ऑक्यूपेशनल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये नॉर्मल जो हमारा काम है, जैसे किसी का टीचिंग काम है, किसी का मेडिकल काम है, ठीक है, इन लोगों में नहीं होती है, पर्टिकुलर उन्हीं लोगों में होती है जहाँ पे ऐसे केमिकल्स जो कि कॉज कर रहे हैं उनका काम चल रहा होता है। तो एक है हमारी कौन सी है, मीजोथेलियोमा, ठीक है। तो जो मीजोथेलियोमा है इसे कैंसर ऑफ लंग्स भी कहते हैं, मतलब फेफड़ों का कैंसर, ठीक है। क्यों होती है, एक केमिकल है ये, ठीक है, एस्बेस्टोस। पर्टिकुलर जो पर्सन ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे इस केमिकल का सिक्रीशन होना होता है, ठीक है। ये केमिकल जहाँ निकलता है, हर जगह नहीं निकलता है, हर जगह इनको रिलीज भी नहीं किया जाता है, ऐसे केमिकल्स को बिल्कुल दूर कहीं जाके काम किया जाता है। तो उन पर्टिकुलर पर्सन को जो कि ऐसी जगह काम कर रहे हैं यहाँ पे इन एस्बेस्टोस का क्या होना है, सिक्रीशन हो रहा है या ये केमिकल बनता है, उनमें ये जो बीमारी होती है उसको कहते हैं मीजोथेलियोमा। और ये क्या है, कैंसर ऑफ लंग्स। उनमें लंग्स के कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये उनमें ही है जहाँ पे ये ऐसा काम चल रहा है। तो ये टर्म्स याद रखना। दूसरा है न्यूमोनियोसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल है, जैसे चाहे सिलिका के हो गए, डस्ट पार्टिकल मतलब वो नहीं जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, कि जो मैंने बोला कि भाई कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलन ग्रेन हो गया, कोई फूड या केमिकल, पर्टिकुलर नाम है उन डस्ट का, जैसे सिलिका हो गया, एस्बेस्टोस हो गया या कॉटन डस्ट, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन जो कि ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे सिलिका
का काम हो रहा है तो उनमें जो डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं तो उसको कहते हैं सिलिकोसिस, ठीक है। जैसे एस्बेस्टोस का मैंने बताया लंग्स का कैंसर हो जाता है, या कॉटन डक्स, ठीक है। क्या होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और फाइब्रोसिस, जो मैं ये टर्म बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, कि इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो डस्ट पार्टिकल है वो आके जम जाते हैं, ठीक है। ये जो ट्रैक, ये क्या है हमारा ट्रैकिया, इसमें ये सिलिका, ये हमारी जो भी पर्टिकुलर एस्बेस्टोस है जम जाते हैं, ठीक है। अब ये जो केमिकल है हमारी बॉडी क्या करती है कि ये जो केमिकल है ये पूरी ट्रैक में ना फैले, इसके चारों तरफ क्या बना लेती है, फाइबर बना लेती है, ठीक है, ताकि जहां तक ये पहुंचे हैं ये वहां तक ही रहे। लेकिन इस फाइबर्स बनने से क्या प्रॉब्लम हो गई, हमारी जो ट्यूब है, हमारा जो पाइप है, ट्रैक या विंड पाइप, एयर का जो पाइप है, ठीक है, वायु नली का, वो नैरो हो गया, वो छोटा हो गया। तो प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। और कभी कभी तो इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि पर्टिकुलर इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो कंडीशन क्या आ जाती है, फाइब्रोसिस की कंडीशन आ जाती है, किसमें, न्यूमोकोनियोसिस में, ठीक है। क्यों हो रही है, क्योंकि पर्टिकुलर डस्ट पार्टिकल, जो कि वो पर्सन जो ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे सिलिका बनता है या एस्बेस्टोसिस या कॉटन डस्ट उड़ती है, वो उनके रेस्पिरेटर ट्रैक में जाके जमते हैं। इन केमिकल्स का पूरी ट्यूब में ना फैले, इस वजह से ये जो ट्यूब है अपने चारों तरफ जहाँ पे जमे उनके चारों तरफ फाइबर्स बना लेती है। और ये जो फाइबर्स बन रहे हैं, ठीक है, ये फाइबर क्या कर रहे हैं, जगह रोक रहे हैं, और हमारे को एयर नहीं मिलेगी, एयर नहीं होगी तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी और डेथ भी कारण हो सकता है। फिर नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लास्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम यूज लेते हैं। तो पहले हाइपोक्सिया, तो हाइपोक्सिया अगर आपसे बोले कि हाइपोक्सिया कौन सी कंडीशन है, तो हाइपोक्सिया आपको पता होना चाहिए ऐसी कंडीशन जब हमारे शरीर को कैसा मिल रहा है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो हाइपोक्सिया के कोई भी कारण हो सकते हैं, अभी तक हमने जो डिजीजेस देखी है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कह रहे हैं कि हम ट्रैकिया छोटा हो रहा है, ट्रैकिया में सूजन आ रही है, ट्रैकिया में फाइबर जम रहा है, तो कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे जो ट्यूब है उसको छोटा कर रही है, तो ऑब्वियस उसका क्या है, अल्टीमेटली कारण क्या है कि एयर कम आएगी। एयर कम आना मतलब ऑक्सीजन का कम आना। तो हाइपोक्सिया के लिए कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं, और लेकिन हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी, कि ऑक्सीजन बॉडी को कम सप्लाई होना। दूसरा है एनीमिक हाइपोक्सिया। एनीमिक अगर आप सोच रहे हैं तो एनीमिक का मतलब आपको क्या लगता है, खून की कमी, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई अगर हमने देखा था, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई हमने देखा था तो कौन कर रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई हमारा हीमोग्लोबिन कर रहा था। हीमोग्लोबिन कहाँ पे है, हमारे आरबीसी में, ठीक है। एनीमिक क्यों कह रहे हैं, एनीमिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन सप्लाई कर रहा था और हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसी में है, ठीक है। अगर ये हीमोग्लोबिन कम हो जाए, है ना, तो कितनी भी आप ऑक्सीजन ले लें, ठीक है, कितना भी इनहेल कर लें, अगर ऑक्सीजन को ले जाने वाला ही कोई नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑक्सीजन चाहे बैठी रहे बहुत सारी बार, ऑक्सीजन का प्लांट लगा लें आप चाहे से, लेकिन जो उसको लेके जा रहा है, ठीक है, वो ही नहीं होगा तो ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अगर आरबीसी भी कम होती है तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम होगा। इसलिए एनीमिक हाइपोक्सिया भी एक कंडीशन है, क्योंकि हाइपोक्सिया का मतलब ही क्या है, ऑक्सीजन का कम सप्लाई होना। तो ये किस कारण हो सकता है, तो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड आपको एक गैस बताई थी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से परमानेंट कॉम्प्लेक्स बनाता है। परमानेंट कॉम्प्लेक्स मतलब अब मिले हैं तो नहीं बिछड़ेंगे, ठीक है, अब हम जुड़ के ही रहेंगे। अगर हीमोग्लोबिन इसके साथ जुड़ के ही रह गया तो ऑक्सीजन को क्या हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की जगह ही नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, पहुंच ही नहीं पाएगा हमारी बॉडी के पास, क्योंकि 97 to 99% जो हमारा ऑक्सीजन है वो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हमारा हीमोग्लोबिन कर रहा है। तो हाइपोक्सिया की कंडीशन समझ में आई आपको, एनीमिक हाइपोक्सिया आपको समझ में आया। दूसरा है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें किसकी पॉइजनिंग होती है, इसमें साइनाइड की होती है, ठीक है। जो साइनाइड है ये भी एक केमिकल है, वो क्या करता है, हमारा जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है उसको इनएक्टिव कर देता है। अब ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या आ गया, ये है एक एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, और हमारे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये इनएक्टिव हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन यूज नहीं आएगी, ऑक्सीजन यूज नहीं आई तो एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशन है हमारी कौन सी, हिस्टोटॉक्सिक
हाइपोक्सिया की। इसमें क्या हो रहा है, जो साइनाइड है वो किसको कर रहा है, हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को क्या कर रहा है, इनएक्टिव कर रहा है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहाँ है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में है। और माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बता चुकी हूँ क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं तो एनर्जी नहीं, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एफेक्सिया, ठीक है। एफेक्सिया क्या है, O2 डेफिशिएंसी एंड CO2 का एक्यूमुलेशन। अगर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, तो मैंने ये भी बोला था आपको कि ऑक्सीजन तो हम बाहर से लेते हैं तो जाके हमारी बॉडी में फैलता है, लेकिन जो CO2 है वो हमारे बॉडी के अंदर ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे टिश्यूज वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। और जब भी वर्क परफॉर्म होता है, काम होता है, तो CO2 रिलीज होती है। तो अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है और टिश्यू काम करते जा रहे हैं, तो ये एक डेथ की कंडीशन भी है कि CO2 हमारी बॉडी में बनता जाएगा और एक दिन और एक टाइम पे क्या होगी, उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये कंडीशन है किसकी, डेथ की। फिर है एपनिया, ठीक है, इसको कहते हैं एपनिया। एपनिया क्या है, टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ रेस्पिरेशन। कभी कभी कुछ पर्टिकुलर पर्सन होते हैं, उनके अंदर कभी कभी कुछ टाइम के लिए ब्रीदिंग प्रोसेस बंद हो जाती है, ठीक है, वो ब्रीद नहीं करते। ऐसा कब होता है, जब वो सो रहे होते हैं, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, स्लीपिंग एपनिया भी कहते हैं, ठीक है। उसके लिए कुछ मशीन्स वगैरह होती है, मार्केट में अवेलेबल होती है, वो इन पर्टिकुलर इंसान जो पर्सन है उनके साथ यूज की जाती हैं। तो ये कौन सी जो एपनिया है वो क्या है, टेम्पररी स्टॉपिंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो टर्म्स है आपको याद रखने, ठीक है। इसमें अगर रेस्पिरेशन स्टॉप हो रहा है तो हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। अगर हाइपो अपनिया है, हाइपो मतलब कम, तो जो हमारी रेस्पिरेशन रेट है वो कम हो जाएगी, ये भी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस है। और हाइपर एपनिया है तो हमारी जो रेस्पिरेशन रेट है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस थी, हाइपोक्सिया या हमारी एफेक्सिया या अपनिया, ये क्या कंडीशंस हैं, ये आपको याद रखनी है कि किस में क्या हो रहा है। हाइपोक्सिया में O2 की सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। एक और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया भी हम देख लिया, एनेमिक हाइपोक्सिया भी देख लिया। हाइपोक्सिया मैंने बताया आपको कुछ भी किसी भी कंडीशन से हो सकता है कि अगर न्यूमोनिया में हमारा जो ट्यूब था उसमें म्यूकस आ गई तो वो छोटा हो गया, तो एयर कम गई, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गई, अपने आप बंद हो गई। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपको इनको वैसे ही याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी ट्रैक, आज पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। हम डिसऑर्डर भी पढ़ चुके हैं, हम पूरा ट्रैक पढ़ चुके हैं, हम एक्सचेंज देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ MCQs और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को, ठीक है, अपने इस लेक्चर को बार बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।